गाइज, आज हम आपसे फिर मिलते हैं और आज हम पढ़ाएंगे आपको BHU BSc मैथ एंट्रेंस पेपर 2020 का। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री सेक्शन और जितना भी 10 साल का पेपर है वो सॉल्व कराएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ धीरे धीरे कराएंगे। पहले केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम अब नज़दीक ही आने वाला है। अभी फॉर्म के डेट्स नहीं आए हैं और न एग्ज़ाम डेट क्लियर हुआ है, लेकिन जल्द ही आने वाला है जैसा कि NTA ने बताया। और CUCET नहीं होगा इस साल UGC के अकॉर्डिंग, तो जल्द ही फॉर्म आने वाला है। तो हम आज से शुरू करते हैं 2020 के एंट्रेंस पेपर का केमिस्ट्री। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये 51 से दिया हुआ है, लेकिन हम पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड करके करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल AB there exists only a sigma bond between the two atoms. Which of the following orbital overlap is possible? और ऑप्शंस क्या क्या है आपके? Px of A and Py of B. सेकेंड ऑप्शन Px of A and Px of B. थर्ड ऑप्शन Px of A and S of B. and फोर्थ वन Py of A and Pz of B. और सेकेंड ऑप्शन का करेक्शन है Px of A and Pz of B। ये चार ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आपके पास क्वेश्चन क्या है? A बॉन्ड B, A बॉन्ड B ये क्वेश्चन है और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है। तो आपको बताना है ये सिग्मा बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से एग्जिस्ट हो रहा है? Px Py, Px Pz, Px Py Pz। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा Px of A and S of B। ये क्यों होगा? क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड के ओवरलैपिंग से 2 बॉन्ड फॉर्म होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड किसके किसके ओवरलैपिंग से? पाई बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैप से फॉर्म होता है, ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से फॉर्म होता है। जबकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड हेड और एक्सियल ओवरलैप से फॉर्म होता है। तो इसमें क्या क्या होगा? अब सिग्मा मतलब आपके पास एक ऐसे s ऑर्बिटल हो, दूसरा या s ऑर्बिटल हो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो और इसका अलग, तो ये क्या होंगे? अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें Px of A and S of B वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है when a chemical substance exists in 2 or more crystalline forms, these forms are called। when a chemical substance exists in 2 or more crystalline forms, these forms are called। ऑप्शंस हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन पॉलीमर्स, सेकेंड पॉलीमॉर्फ्स, थर्ड आइसोमॉर्फ्स एंड फोर्थ आइसोमर। आपके ऑप्शंस क्लियर हो गए। अब आप बताओ, आपको दिख रहा है पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर मतलब होता है जब हम सिंगल मॉलिक्यूल लार्ज अमाउंट में उसको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे क्या करें? कंडेंस करें, उसको दूसरे अवस्था में चेंज करें। तो एथिलीन से पॉलीथीन बन रहा है तो वो क्या होगा? पॉलीमर होगा। पॉलीमर ऑफ एथिलीन इज पॉलीथीन। तो ये सब सिंपल बात है। आइसोमर भी आप जानते हो। आइसोमर में क्या होता है? आइसोमर में स्ट्रक्चर मतलब एक ही सेम कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम हो सकता है या प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है, वही चीज। क्वेश्चन सेकेंड हमने बोला, इसके चारों ऑप्शन बताया, पॉलीमर, पॉलीमॉर्फ, आइसोमर, आइसोमॉर्फ। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ ही है जो यह बताता है कि एक सॉलिड केमिकल कंपाउंड है जिसका 1 या मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो पॉलीमर्स का
डेफिनेशन क्या हो जाएगा अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा? द कंडीशन इन विच अ सॉलिड chemical compound, the condition in which a solid chemical compound exists in more than one crystalline form ओके। ये होता है पॉलीमॉर्फ। और पॉलीमॉर्फ में क्या होता है? इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो सकते हैं, लेकिन एल्दो देयर solutions and vapors are identical, इसके सोल्यूशन और वेपर प्रॉपर्टीज जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, लेकिन इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज हो जाता है। और सबसे कॉमन जो क्लासिकल एग्जांपल है पॉलीमॉर्फ्स का वो है कैल्साइट एंड एर्गोनाइट। कैल्साइट एंड एर्गोनाइट, ये दोनों बोथ फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव effervescence with NaHCO3? Effervescence with NaHCO3. Which one of the following compounds will not give effervescence with NaHCO3? ऑप्शंस आपके हैं फिनॉल, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो आपको इसका आंसर अब कैसे करना होगा? इसके लिए बहुत कॉमन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि NaHCO3 फॉर्मेशन है H2CO3 से बने हुए कंपाउंड का, और H2CO3 किसका फॉर्मेशन है? H2O और CO2 का। इस H2CO3 के लिए और इस NaCO3 के लिए तब pKa की वैल्यू क्या हो जाती है? pKa की वैल्यू होती है, एग्जिस्ट करती है दो वैल्यू 6.3 to 10⁵. अब जिस कंपाउंड का वैल्यू लेस देन 6.3 होगा, एनी एसिड हैविंग pK लेस देन 6.3 दैट इज मोर एसिडिक देन H2CO3। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, एनी एसिड हैविंग pKa लेस देन 6.3 दैट इज मोर एसिडिक देन H2CO3 give effervescence of CO2 with NaHCO3। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमें ये ढूंढना है कि कौन सा नहीं होगा। तो फिनॉल के साथ ये CO2 नहीं देगा, क्योंकि फिनॉल के pKa की वैल्यू क्या होती है? 10.2 से ज़्यादा या इज इक्वल टू 10 तक, इससे अबव ही होता है, इसलिए इसके साथ ये नहीं देगा। इसका रिएक्शन किसके साथ? Na2CO3 के साथ CO2 गैस एफिरेंसेस करेगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। अब ये यहाँ ऑप्शंस क्या क्या दिया था? एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब ऑप्शंस दिए थे, सब एसिड थे, ये सब ऑप्शंस दिए थे। और जब आपने बहुत छोटी कक्षा में भी पढ़ा होगा, बड़े ध्यान से पढ़ा होगा कि एसिटिक एसिड CH3COOH, मतलब इसको विनेगर कहते हैं, और सामान्य भाषा में गांव हिंदी में इसको सिरका कहते हैं। और ये खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है
तो ये सारे रिएक्शन में एक गैस इवॉल्व होता है CO2। मैंने पूरा रिएक्शन नहीं लिखा है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3COONA प्लस CO2 और प्लस H2O। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का। अब फिनाल की बात कर रहे हैं। ये एसिड है और फिनॉल भी हमने पढ़ रखा है, आप 12th क्लास में पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि फिनॉल एसिडिक होता है और मोर एसिडिक होता है वाटर से। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज तो होती है इसके पास, इसीलिए ये NO2CO3 के साथ रिएक्शन करके CO2 इवॉल्व करता है, इफ्रिवेंसेस होता है। बट ये NaCO3 के साथ रिएक्शन करके CO2 नहीं देता, क्योंकि इसके pKa की वैल्यू 10.2 से मोर है या उसके बराबर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54 आपको मिलेगा बुक में, वो पेपर में, और यहाँ मैं 4th नंबर दे रहा हूँ उसको। द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्काली मेटल आयंस in aqueous solution is maximum for the ionic mobility of alkali metal ions in aqueous solution is maximum for। पहला ऑप्शन Li प्लस, दूसरा ऑप्शन Na प्लस, तीसरा ऑप्शन Rb प्लस एंड फोर्थ वन K प्लस। फिर ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट Li प्लस, सेकेंड Na प्लस, थर्ड Rb प्लस एंड फोर्थ वन K प्लस। अब आपको ये जानना है कि आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। आयनिक मोबिलिटी होता है जब एक्वेस सॉल्यूशन में आयंस मूवमेंट जो हो कैटायन का, वो वाटर के साथ ईज करे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक चीज, एक स्टेटमेंट, एज स्मॉलर द साइज of cation, as smaller the size of cation, greater will be, as smaller the size of cation, greater will be hydration of the metal cation। साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन उतने अच्छी तरीके से होगा, और अगर साइज बड़ा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल में कैटायन डिजॉल्व नहीं होगा। इसलिए इस ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए थे Rb प्लस हाईएस्ट मोबिलिटी होगा, फिर K प्लस, फिर Na प्लस एंड लोएस्ट होगा Li प्लस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, Rb प्लस। Rb प्लस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। pKa value of 4 acids, pKa value of 4 acids A, B, C and D at 25 degree centigrade are 3, 4, 5 and 6 respectively. Which one is the strongest amongst these? First option D, second B, third is C and fourth one is A। आपके पास ऑप्शंस आ गए, अब आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा, बहुत सरल है ये, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ना। आपको सोचना है Ka के वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा, pKa के बारे में पढ़ा होगा। अब यहाँ मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा इंटरमीडिएट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप पढ़ते रहना। Ka की वैल्यूज जितना बढ़ेगी उतना एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। pKa की वैल्यू जितना घटेगी उतना एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप यहां समझो A, B, C, D, इसका pKa के वैल्यू 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। जिसका pKa का वैल्यू सबसे कम है उसी का वह क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन नंबर 1 NF3, ऑप्शन नंबर 2 CO2,
ऑप्शन नंबर थर्ड CH4, ऑप्शन नंबर फोर्थ NH3। ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन NF3, सेकेंड ऑप्शन CO2, थर्ड ऑप्शन CH4 एंड फोर्थ वन NH3। तो पहले आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा, क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज जीरो। क्यों जीरो होता है? वेस्पर थ्योरी से इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। पोलैरिटी तो होती है CO2 में, पोलैरिटी होने के बाद अब डाइपोल मोमेंट किसका निकाला जाता है? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का? तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का निकाला जाता है। अब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में भी स्ट्रक्चर देखना होता है कि किसका डिस्टेंस इंटू डी, ठीक। Q इंटू डी मतलब चार्ज ऑफ एटम एंड डिस्टेंस बिटवीन दी एटम। ओके, चलिए तो हम यहाँ जान लेते हैं कि CO2 का जीरो क्यों होगा। CO2 का जीरो इसलिए होगा क्योंकि इसका जो रिपल्सन है बोथ ऑक्सीजन का वो सेम लेंथ बॉन्ड लेंथ पे होगा, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ क्या हो रहा है? ये लगभग सेम हो जा रहा है। क्या सेम हो रहा है? इसकी पोलैरिटी, तो इसका भी क्या होगा? बहुत कम होगा या लेस देन इज इक्वल टू लगभग बराबर जीरो के होगा या जीरो ही होगा। बचा हमारा NF3 और NH3। NF3 और NH3 ये दो कंपाउंड बचे। आपको सारे मतलब जितना ऑप्शन दिया है उन ऑप्शंस के बारे में समझो। आप BHU के लिए आप उसके पेपर को 10 साल के पेपर को सॉल्व करिए। BHU एंट्रेंस अगर निकालना हो, क्योंकि आप IITs या हर एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते, तो BHU भी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप पढ़ के अपने लाइफ को मोर ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जितना आप सोचते हैं उससे बेहतर ही हो सकते हैं आप और अच्छा पढ़ सकते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस पास करने के लिए आपको 10 साल का पेपर सॉल्व करना होगा। 10 साल के पेपर के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, वह क्या? आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन के ऑप्शन से भी उस टॉपिक पे अपना कमांड बढ़ाओ। ये दोनों तो क्लियर हो गया कि इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है जीरो है। बचा क्या क्या? NF3 और NH3। अब इसमें कॉमन क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, आप ध्यान से सुनना। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है? 1.470 और इसका क्या होता है? 0.240। मतलब ऑप्शन तो हमें क्लियर हो गया कि NH3 का डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है, लेकिन NF3 का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो मोर नेगेटिव होगा उसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसका म्यू की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। और दोनों का शेप भी पिरामिडल है। उसके बाद भी यहाँ क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है सिंगल बॉन्ड का, और एक लोन पेयर है दोनों में, इस कंपाउंड के पास भी इस कंपाउंड के पास भी। तो क्यों NH3 का ज़्यादा है डाइपोल मोमेंट और NF3 का कम? इसलिए ज़्यादा है, द डायरेक्शन ऑफ द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर डाइपोल मोमेंट इज सेम, वेयर इज इन केस ऑफ NH3 में जो है डायरेक्शन लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट के लिए सेम है, लेकिन NF3 के लिए यह क्या है? इट इज अपोजिट। दस इन अमोनिया मॉलिक्यूल इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स ऐड, उसका टोटल डाइपोल मोमेंट का वेक्टर जो है, जो डिस्टेंस है और उसके Q प्लस Q माइनस क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं और टोटल डाइपोल मोमेंट बढ़ जा रहा है। बट NF3 के केस में वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, जिससे उसका डाइपोल मोमेंट घट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन दिया होगा आपके पास, कंपाउंड NCl5 इज नॉट नोन बिकॉज। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन NCl5 is unstable even formed. Second, size of nitrogen is too small to bind with the 5 Cl atoms.
थर्ड, नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट। फोर्थ, नाइट्रोजन लैक 2d ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही होगा। क्या? नाइट्रोजन लैक 2d ऑर्बिटल। जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या होता है? 2,5। ठीक, 2,5 मतलब फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, दो ही सेल तक जा रहा है। इसको ऐसे 1s2 2s2 2p3 ये हो रहा है। अब यहाँ s है 2 इलेक्ट्रॉन, p है, p के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये अपना ऑर्बिटल एक्सपेंड कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ k और l के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो यहाँ केवल 2 सबसेल के ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, वो हैं s एंड p। यहाँ d ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो इसका ऑर्बिटल एक्सपेंडेशन नहीं होगा। जब ऑर्बिटल एक्सपेंड नहीं होगा तो NCl5 ये बना ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the reaction A plus B is equal to C plus D. 4 moles of A react with 4 moles of B and 2 moles of C are formed at equilibrium. ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। Consider the reaction A plus B is equal to C plus D. 4 moles of A react with 4 moles of B and 2 moles of C are formed at equilibrium. The equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑप्शन है 1, फर्स्ट ऑप्शन इज 1, सेकेंड ऑप्शन इज 4, थर्ड ऑप्शन इज 2 एंड फोर्थ वन इज √2। चारों ऑप्शन आपके पास दिख गए। पहला 1 है, दूसरा 4, तीसरा 2 एंड चौथा जो है फोर्थ वन √2 है। अब हम इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। पहले सवाल देखेंगे। हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? A plus B both side had arrow at equilibrium C plus T। इसके T is equal to 0, इनिशियल स्टेट पे क्या दिया है? 4 नंबर ऑफ मोल्स, और इसका क्या है? 0। T at equilibrium, T at equilibrium। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ 2 है। अब देखेंगे इस टाइप के मेट्रिक कांस्टेंट देखेंगे तो C के पावर B, C में मतलब B कितना है? 1 है, और D का जितना सेम है, तो इसलिए नंबर ऑफ C का मोल नंबर ऑफ D के मोल के बराबर होगा। और टोटल डिसोसिएशन कांस्टेंट देखेंगे तो भी इसी 4 में से ये 2 निकला होगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ बचा क्या होगा? 4 - 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ भी 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अब कंसंट्रेशन ऑफ A 2/B, क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया है। सिमिलरली B 2/B, C 2/B, D 2/B। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? Kc या K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो 2/B मल्टीप्लाई बाई 2/B मल्टीप्लाई बाई 2/B मल्टीप्लाई बाई 2/B। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है? ये सब कैंसिल होके इज इक्वल टू हो जाएगा 1, एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग d ऑर्बिटल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर? विच ऑफ द following d orbitals is involved in the formation of a square planar structure of transition metal complexes? देखिए बहुत सरल है, सोचना ही कुछ भी नहीं है। इसका आंसर दिया, ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है डी एक्सजेट। ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स इसके डी ऑर्बिटल के 1 2 3 x² - y² एंड 4th dz²। स्क्वायर प्लेनर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए यही दोनों ऑर्बिटल यूज्ड होते हैं, लेकिन इनमें से जो बच जाता है, मतलब क्या हो रहा है? इन द फॉर्मेशन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो सबसे ज़्यादा D8 इलेक्ट्रॉन के लिए dx² - y²
यही यूज होता है। अब इसका होमवर्क है, आप होमवर्क सुन लीजिए, आप अपने से करने की कोशिश कीजिएगा कि वाई, यहाँ क्वेश्चन लगा दीजिए वाई डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको CFT पढ़ा होगा, उस CFT में आपको आंसर मिल जाएगा। क्लास 12th चैप्टर नंबर 9, क्लास 12th चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 3 टू ऑल इज। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 3 इन टू ऑल। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 3 इन टू ऑल इज। अब आपको क्या दिख रहा है, पेरेंट कार्बन में पेंट, मतलब सीधा सीधा हमें 5 कार्बन दिख रहा है, तो 5 कार्बन तो हम लिख ले, 5 कार्बन लिख लिया। अब हमें क्या दिख रहा है, 3 इन, तीसरे कार्बन पे इन दिख रहा है, और दूसरे कार्बन पे, तो मतलब आप यहां डबल बॉन्ड बनाओगे तो यहां OH जोड़ोगे, 2 ऑल 3 इन यही होगा। ओके, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। आपके ऑप्शन में अगर उल्टा दिया होगा तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ OH दिया होगा, यहाँ H, ये स्ट्रक्चर आपका सही होगा। ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही है। आपको जो समझ में आए और जो ऑप्शन क्लियर होगा, अगर इस स्ट्रक्चर से ऑप्शन नंबर 3 क्लियर होगा, उससे भी वही होगा, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट इन अ कोलाइडल सोल्यूशन इज ड्यू टू। टिंडल इफेक्ट इन अ कोलाइडल सोल्यूशन ड्यू टू चैप्टर नंबर 5th क्लास 12th क्लास में आपने चैप्टर 5th में सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन पढ़ा होगा, उसमें दिया है टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, तो उसके ऑप्शन सुन लीजिए। टिंडल इफेक्ट इन अ कोलाइडल सोल्यूशन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सेकेंड ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। और ये तो हलवा है, आप कर लेंगे तुरंत। हलवा क्यों है, क्योंकि टिंडल इफेक्ट 9th में पढ़ा होगा, बहुत बेसिक बात है। कोलाइडल सोल्यूशन है, टार्च जलाया, टार्च जब जलाया तो क्या हुआ, ये सब समझ जाते हो बहुत आसानी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप लोग वीर हो, बता लोगे। तो मैं अब इसको, ये मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया आज का 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन SN2 रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। In SN2 reaction, which one of the following statement is true? First option is inversion, second option racemization, third option retention, fourth option rearrangement। और इसका ऑप्शन होगा inversion। क्वेश्चन नंबर 12 और 62 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनवर्जन। इन्वर्जन ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके आगे इन्वर्जन, ये सारी चीज़, रिटेंशन, ये सब समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो मैं इन सब क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करा पाऊँगा, और इतना ज़्यादा टाइम ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो पढ़ाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको बाद में बताऊँगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता रहूँगा उसमें, उन सब वीडियोज़ में आप देख लेना। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल इज आल्सो नोन एज। 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट मैलिक, सेकेंड कार्बोलिक, थर्ड मेंडेलिक एंड फोर्थ वन फ्यूमेलिक। पहला ऑप्शन सुन लीजिए, मैलिक, सेकेंड कार्बोलिक, थर्ड मेंडेलिक और फोर्थ फ्यूमेलिक। तो मैलिक एसिड का जो फार्मूला होता है और स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है,
ये है मैलिक एसिड। तो ये आपको फिनॉल की तरह तो दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि फिनॉल के बारे में तो सब जानते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH जोड़ दो, बेंजीन लूप के ऊपर जो चुटिया बनी हो उस चुटिया में क्या लिखा हो, OH लिखा हो, बस ये मैलिक एसिड हो गया। फ्यूमेरिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ भी OH जुड़ा होगा, कीटोन भी जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड के बाद यहाँ भी कीटोन, फिर यहाँ OH, ये हो गया हमारा फ्यूमेरिक एसिड। और मेंडलिक एसिड क्या होगा, मेंडलिक एसिड होगा हमारा, मेंडलिक एसिड कुछ ऐसा होगा, बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग को डबल बॉन्ड से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये यहाँ से OH जुड़ जाएगा, यहाँ कीटोनिक फॉर्म जुड़ेगा, ये होगा हमारा मेंडलिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन बचा, फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर चुंडी होना चाहिए, किसका, चुटिया होना चाहिए OH का। तो ये ऑप्शन आपका बचा कार्बोलिक एसिड का। चैप्टर नंबर कौन सा है, हेलोएल्केन 10 है, फिनॉल एल्कोहल ईथर 11 है, क्लास नंबर 12। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 में पेज नंबर भी समथिंग मुझे ये पता था, लेकिन देख लोगे वहाँ दिया है, जहाँ बताता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ठीक, बॉन्ड एंगल क्या होगा, वही दिया है कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, कहीं भी आए। क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द following compounds forms when 2,3-dimethyl 2-butene undergoes ozonolysis? Which of the following compound forms when 2,3-dimethyl 2-butene undergoes ozonolysis? पहला ऑप्शन एसीटोन, दूसरा एक्रिलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन एसिटिल्डिहाइड एसिड। अब देखिए आपका क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक, ये दिया भी है, ओजोनोलिसिस आपके बुक में दिया होगा। ओजोनोलिसिस के लिए क्या करना पड़ेगा, CH3, यहाँ भी CH3, डबल बॉन्ड CH3, आपको पहले फॉर्म करना है क्या, जो आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया था, 2,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटीन या ब्यूट 2N। अब इसका रिएक्शन किससे कराएं हम, ओजोन, ओजोन का मतलब O3, ओके। तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, हम इसको इधर ऐसे दिखा देते हैं, O3 हमारा जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा ही हुआ है, O डबल बॉन्ड O, हर जगह सिंगल बॉन्ड O, और ये ब्रेक होगा, और फिर क्या होगा, नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, और H2O बाहर हो जाएगा। H2O जब बाहर हो रहा है तो बचा क्या, एसीटोन, 2CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये किसका फार्मूला होता है, CH3CO CH3, ये होता है एसीटोन का फार्मूला। तो मतलब पता चल गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का हम पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कॉन्क HNO3, dilute and concentrated HNO3 respectively produces, first option NO2 व N2O, second NO2 and NO, third is N2O and NO2, and four NO and N2O। अब देखिए क्लास नंबर 12, ये आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, सारा चीज केवल एनसीईआरटी के बुक से दिया है, मतलब जिसका एनसीईआरटी परफेक्टली तैयार होगा, परफेक्टली प्रिपेयर्ड होगा 11th-12th का, वो 50 में से 48 ठोक के आएगा, और जिसका नहीं होगा वो कितना भी कर ले नहीं होगा। तो आप इन क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी भी अगर टाइम हो तो रीड कर लीजिएगा। क्लास 12 चैप्टर 7 क्या है, पी ब्लॉक है, उसमें HNO3 के साथ जिंक का रिएक्शन, जब हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते हैं तो उसी में HNO3 दिया है, नाइट्रिक एसिड, और उसका जिंक का रिएक्शन क्या होगा, 4ZAN + 10 HNO3, और ये HNO3 कैसा हो, डिल हो, डाइल्यूट, तो क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट, 4ZAN तो 4 जिंक नाइट्रेट, ZAN का वैलेंसी 2 तो जिंक नाइट्रेट का होल ट्वाइस
नाइट्रेट में 1 होता है, H प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। ये सब बहुत बेसिक बात है, ये सब बताने की जरूरत है नहीं। हम बताएंगे तो आपको भी हंसी ही आएगी। जो इतना पढ़ सकता है इसको तो पता है कैसे आयन में कैसे ये ब्रेक होगा, डिसोसिएट कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, जेडीएन का कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, जेडीएन प्लस 4HNO3, और बहुत सिंपल है जैसे वो रिएक्शन हुआ, क्योंकि हमें तो कंपाउंड पता है। ये जब पढ़ते हैं 9th क्लास में ना, तो वहीं बताता है किसकी वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड फॉर्म कर लो। ठीक, तो यहाँ क्या बना 2H2O और NO2। तो गैसेस क्या हुआ, डील के साथ N2O और कॉन्क के साथ NO2। तो ऑप्शन N2O एंड Na2 इज राइट। हे बच्चों, आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया। मैं 15 क्वेश्चन ही करा पाया, इससे ज़्यादा टाइम ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, तो प्रत्येक दिन में 15 या 20 क्वेश्चन ही करा पाऊँगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे या शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे उत्साहवर्धन होगा, मैं उत्साहित होऊंगा और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा और नए तरीके से। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अभी मुझे भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा उत्साहवर्धन नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। आप मेरे पूरे वीडियोस देखेंगे तो उसके कारण समझ में आ जाएंगे। अब मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और मैं प्रत्येक दिन एग्ज़ाम तक BHU के मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट और सारे थ्योरीज को सही कराऊंगा, और निश्चित ही आपका एडमिशन दिलवाऊंगा। धन्यवाद।